नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जल्द ही लाल किले के प्राचीर से आपको एक बार फिर से सुनाई देगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूं। लेकिन क्या यह शपथ उतनी ही एग्रेसिव होगी? क्या यह शपथ उतने ही विश्वास के साथ ली जाएगी? क्या यह शपथ उतने ही जनता पर आए भरोसे के साथ ली जाएगी जितनी 2014 और 2019 में ली गई? सवाल यह भी है कि जो सरकार अब बनेगी वो सरकार क्या बीजेपी के हिसाब से बनेगी? वो सरकार क्या मोदी अमित शाह के हिसाब से बनेगी, या फिर एक उस फॉर्मूले के हिसाब से जिसमें गठबंधन को भी बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा? वो फॉर्मूला क्या होगा? अभी तक जो जानकारी उसमें 4=1 का फॉर्मूला सुझाया गया है, यानी कि जिस पार्टी के 4 सांसद, उन 4 सांसद में से एक को मंत्री बना दिया जाएगा। यानी कि मानकर चलिए जैसे जेडीयू के अगर 12 सांसद हैं तो उनमें से 3 को मंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4 को मंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरीके से एलजेपी के 5 में 2 और बाकियों में इसी फॉर्मूले को सेट किया जाएगा। लेकिन सवाल इस फॉर्मूले का नहीं है। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं देश में बदलाव की, देश के संविधान की, तो क्या गठबंधन की जो लकीरें हैं उससे शपथ के बीच में आएंगी? क्योंकि कठोर फैसले मजबूती से क्या लिए जाएंगे? और क्या यह दौर नए युग का है जिसमें एनडीए पहली बार मोदी के नेतृत्व में गठबंधन का स्वाद चखेगी? आज बात इसी मुद्दे की कि इस शपथ के साथ संघर्ष कितना होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। अपूर्वा जी, शुरुआत आपके साथ। वैसे तो गठबंधन की सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी देखी है, लेकिन उस दौरान फिर हमने ये भी देखा है कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से काम करना पड़ा तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी ना छूं। लेकिन अब गठबंधन के दौर में वापस लौट रहे हैं, क्या उसके लिए तैयार है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा जो गठबंधन था वो प्री पोल अलायंस था। हम लोगों के एक परिवार की तरीके से पहले ही हमारी सारी जो है वो चीज़ें हो चुकी थी। और आज भी जो हमारा गठबंधन की सरकार आप कह रहे हैं, वो जो आप पहले वाली सरकारें की तुलना कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त ये सरकार रही हो, आप आज देखिए कि आज भी हमारे पास में बिगेस्ट मैंडेट है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 240 सीटें कम नहीं होती। जिस महाभारत के मैदान में सारे के सारे कौरव एक तरफ हो गए और एक अकेले, मैं कहती हूं कि एक व्यक्ति को इन्होंने चक्रव्यूह में घेरना चाहा, मगर उन्होंने भी, मैं कहती हूं कि कृष्ण बन के, चक्रधारी कृष्ण बन के इस चक्रव्यूह से निकलने की धारणा रखी और वो निकल गए। और उसी के तहत आज जो आप देख रहे हैं हमारी सरकार फॉर्मुलेट होने जा रही है। तीसरी बार जनता जनार्दन ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। ना बनाइए, राम तो ना बनाइए, उनको तो हमारे आदरणीय रहने दीजिए। देखिए, तो आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम रहने दीजिए। देखिए, ईश्वर की, में आप किसी के साथ योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, ईश्वर की, आप मुझे बताइए, जब हम बच्चियों को, सॉरी विजेंद्र जी, जब हम छोटी बच्चियों को, विजेंद्र सोलंकी मैम, विजेंद्र जी, जैसे ही हम छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हम उनको देवी से ही जो है तुलना कर दे रहे हैं। हम ये इच्छा रखते हैं कि उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज जो है वो होती हैं और डेवलप करते हैं। मैं ये कह रही हूं कि इस बार जिस तरीके से सारे कौरव एक तरफ हो गए थे और पांडवों को हराने में लगे थे। बिहार के विधानसभा चुनाव में कौरव कौन थे? विजेंद्र जी, अगर आज हम एक बार केंद्र पर बात कर लें, क्योंकि टॉपिक गठबंधन का है भाई, क्योंकि उस गठबंधन में वही नीतीश बाबू हैं जिनको पलटू कहा गया, जिनको फरेबी कहा गया, जिनको बिहार के विकास का बाधक बनाया गया, वो वही है मैम। ठीक है, वही है, मगर विजेंद्र जी वो चंद्रबाबू नायडू हैं, हम लोग रात में जिस अलार्म क्लॉक में, आतंकी कहा, सुनिए, हम रात में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं, तब भी हमारा मन वही होता है। और सुबह जब हम 5 बजे उसको स्नूज पे डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब भी हमारा मन वही होता है।
मगर मन की जो है वो अवस्था बदल जाती है। तो हो सकता है उस वक्त नीतीश कुमार जी की मन की अवस्था और आज जो उनकी अवस्था है उसके अंदर परिवर्तन आ गया हो गया, कुल मिलाकर शुद्धिकरण हो गया। देखिए जो भी है, बात ये है कि तीसरी बार जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट दिया है। आपकी बात को वो आगे बन रहे हैं। हमारा गठबंधन इंडिया लाइंस के गठबंधन की तरह नहीं है। आप आज ही सुनिए, आम आदमी पार्टी नहीं सुनिए, आज आधी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये बात बोली है कि हम विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। तो इनका क्या गठबंधन है? जिनको आज आप कौरवों की श्रेणी में रख रहे हैं, ये कह रहे हैं हम गठबंधन में आगे नहीं करेंगे, तो ये भी क्लियर करें 4 सीटें हटाएंगे क्या? जिनको आप कौरवों की श्रेणी में कह रहे हैं, उन कौरवों में उद्धव ठाकरे भी है, वो भी कौरव की श्रेणी में। देखिए विजेंद्र जी, कौरवों की श्रेणी में वो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने एक अच्छे व्यक्ति को, विकसित भारत के संकल्प को, इन सब को हराने के लिए सारा का सारा कुनबा एक तरफ हो गया। मैं उन सब को इस कैटेगरी में गिनना चाहती हूँ। मगर अगर कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा में परिवर्तन करके राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए, और मैं कहती हूँ विकसित भारत के संकल्प के लिए इस विचारधारा में परिवर्तन करके अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका यथा योग्य स्वागत रहेगा। यही तो सेलेक्टिव परसेप्शन है मैम, कि जो बाहर चला गया वो कौरव हो गया और साथ आ गया वो सत्यनिष्ठ हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी पार्टी में आता है, जो हमारे अलायंस में आता है, वो सत्यनिष्ठा के साथ मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अब ये गठबंधन का नया दौर बीजेपी देख रही है, इसमें बयानों की मर्यादा नाप तोल कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 5 साल ना जाने कौन साथ है और कौन दूर है और किसका एक बयान किसके दिल को छू जाए बोला नहीं जा सकता। योगेंद्र गुप्ता जी, हमारे गठबंधन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक परिवार की तरीके से छटक के दूर जाने की प्रवृत्ति हमारे गठबंधन वाले में नहीं है। मैम पिछले गठबंधन में उद्धव ठाकरे तो छिटक कर जा चुके हैं, उससे पहले के गठबंधन में नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ चले गए थे। गठबंधन की गांठें कब खुल जाए कौन जाने। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, आपको लग रहा है कि अब शब्दों की मर्यादाओं को बहुत नाप तोल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल विजेंद्र, आपने सही कहा है कि अब जिस तरह के राजनीति का दौर आ चुका है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतना तो सीख लेना चाहिए कि शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल पूरा करें, क्योंकि जो आज इनके साथ हो कल कहाँ होगा, जो कल किसी और के साथ हो आज इनके साथ होगा, तो फिर उन्हीं शब्दों का वार इन्हीं के ऊपर होगा, मीडिया के माध्यम से और दूसरों के माध्यम से। जहाँ तक सवाल, जैसा विप्रवा जी ने कहा कौरव और पांडव की बात कर रही हैं, तो मैं तो ये भी अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हर एक व्यक्ति अपना एजेंडा लेके आता है। अब मुझे लगता है कि राजनीति को सुचिता की तरफ जाना चाहिए, मुद्दों पर जाना चाहिए, असली बातों पर जाना चाहिए, असली समस्याओं पर जाना चाहिए, ना कि अपने विरोधी को कौरव और पांडव जैसे बताने की गलती भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे, और मैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अभी। अब मेरा सवाल यह कि अभी तक हमने देखा कि भाई पोस्टर्स बदल गए थे, उन पर चेहरे बदल गए थे। आपको लग रहा है कि अब हर पोस्टर, हर नारे के साथ गठबंधन की गूंज सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी? नहीं, वो तो सुनाई देगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगातार जो मीडिया में बात हो रही है, जेपी नड्डा जब प्रेस को बात कर रहे हैं और बाकी नेता कर रहे हैं, वो अभी कह ही रहे हैं कि अब के बार एनडीए सरकार, वो एनडीए की बात कर रहे हैं, जबकि इसके पहले आप देखेंगे चुनाव में तो मोदी मैजिक, मोदी सरकार, मोदी एजेंडा, मोदी वारंटी, सब कुछ बातें होती थी। तो वो तो एजेंडा बदल चुका है, क्योंकि हकीकत में एनडीए की सरकार है। लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अब जो सरकार बनेगी वो, उसके सामने मुश्किलों का दौर माने ना माने भाजपा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए आएगा क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो पावरफुल हो चुके हैं, उनका अपना एजेंडा है। अब उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों, देखिए एनडीए तो पिछले 10 साल से। अच्छा, आपको लगता है एनआरसी का रजिस्टर इन 5 सालों में बंद ही रहेगा, खोलेगा ही नहीं? मैं आपसे वही कह रहा हूं, एनआरसी हो गया, टीडीपी का जो मुस्लिम को 4% आरक्षण देने का मुद्दा है, जो नीतीश का जनगणना कराने का मुद्दा है, और इसके अलावा जो तमाम अग्निवीर का मुद्दा नीतीश की पार्टी उठा चुकी है, कैसे विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे टर्म में जिन वादों को लेकर, जिन गारंटियों को लेकर आई थी, उन गारंटियों को इनके सहयोगी दल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या उन पर समझौता करेगी? क्या मूक दर्शक बन के रहेगी? और अगर मूक दर्शक बन रहेगी तो सबसे बड़ा खतरा क्या है विजेंद्र, कि इनका जो कोर वोटर है, जो प्योर हिंदूवादी चीज को पसंद करता है, ये उसका क्या करेंगे? उसमें संतोष पैदा होगा। इसलिए मैंने सवाल किया था कि क्या जब ये सरकार बनेगी तो सरकार बनने के कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद, क्या जिनके साथ विचारधारा मिलती है, शिवसेना, जो असली शिवसेना, ये महाराष्ट्र ने कहा और माना भी, क्या वो उद्धव वापस सरकार का हिस्सा हो सकते हैं? नहीं, शिवसेना का जहां तक सवाल है, देखिए दरअसल पिछले 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलों में तोड़फोड़ की है, तो हर दल आशंकित है, जो इनके साथ रहेगा वो भी आशंकित रहेगा। तो उद्धव आने के पहले सोचेंगे कि एक बार जाने के बाद मैं क्या दोबारा वही तो गलती नहीं करूंगा। तो उद्धव आएंगे कि नहीं आएंगे? और बता दो कि उद्धव की जो सांसद हैं
उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। तो उद्धव भी आने के बाद 10 बार सोच, इसलिए मैंने बार बार कहा कि कौन आएगा कौन ज्वाइन जाएगा। करने से 2 मिनट पहले भी ऐसे ही सब कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मन परिवर्तन ऐसे होता है जैसे सिक्के को पलट दिया। आप सही कह रहे हैं। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये अच्छा हुआ कि भाई विपक्ष ने साफ कहा कि हां हम विपक्ष हैं और मजबूती से विपक्षी भूमिका निभाएंगे। विजय जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए विपक्षी दल से मिलकर के जो फैसले किए और सामूहिक नेतृत्व जो हमने चुनाव लड़ा है उसका परिणाम हमारे सामने है। अब सवाल यह है कि सरकार बनाने का दावा जो एनडीए कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आज उनकी चपलता देखिए कि उन्होंने अभी अपना दावा अपने दल में पेश नहीं किया। उन्होंने आज एनडीए की बैठक बुलाकर के कल अपने आप को नेता साबित करने का प्रयास एनडीए के माध्यम से किया है, जबकि अभी वो भाजपा संसदीय दल के नेता ही नहीं बने। तो सवाल यह कितनी उत्पन्नता उन्हें दिखाई दे रही है, वो किस तरह की प्रैक्टिस लोकतंत्र में डालना चाहते हैं, सबसे बड़ी समीक्षा की बात है। वो एनडीए की मीटिंग करके अपने आप को एनडीए का नेता उनसे प्रस्तावित करा चुके हैं, उनसे दस्तखत करा चुके हैं, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने हैं। तो चुने हुए नेता नहीं है तो उनको कोई अधिकार नहीं है। किस तरह की चपलता उनके दिमाग में है, किस तरह की राजनीति उनके दिमाग में है, वो किस तरह देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह अपनी पार्टी के साथ दुराचार कर रहे हैं। वो पार्टी को ये मौका ही नहीं देना चाहते कि उनको नेता चुने। उन्होंने खुद को अपना नेता बांध करके एनडीए के नेता घोषित कराने का काम उन्होंने पहले किया है। अब सवाल यह है कि उनका इसका औचित्य क्या है। अगर वो भाजपा संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं तो किस अधिकार से उन्होंने अपने आप को एनडीए के नेता चुनने का काम किया है? इसका मतलब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी उनकी जेब में है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की पहली आजादी के बाद जो बैठक हुई, प्रधानमंत्री के लिए जो कांग्रेस के अंदर वोट पड़े थे, उनमें से 2 वोट किसको और 23 वोट किसको, और 2 वोट वाला कैसे प्रधानमंत्री के चेहरे बने थे और 23 वाले नहीं बने थे? वो कौन सा जनाधार था? क्या संदर्भ हुआ? मैं जो बात कर रहा हूं सर, वही संदर्भ बता रहा हूं मैं, जिस संदर्भ के बाद जिस संदर्भ में आज प्रधानमंत्री ने संदर्भ में जो प्रधानमंत्री गठबंधन की बात कर रहा है, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी बिना सांसद प्रधानमंत्री हुए थे, खेला कर रहा है। जिस संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिना राज्यसभा पहुंचे प्रधानमंत्री हुए थे। अभी तो कांग्रेस की नई प्रैक्टिस थोड़ी ना शपथ होगी। 9 तारीख तक बहुत से कुछ राजनीति भाजपा में होनी है। प्रदीप जी, कितने मैं ऐसे मुख्यमंत्री गिना दूं कांग्रेस के जिनको फोन करके कहा गया कि आप जाइए और शपथ लीजिए? किससे पूछा गया? विजेंद्र, इस बात का नहीं है कि किन क्या कर रहा है। सवाल यह, देश का प्रधानमंत्री पहली बार गठबंधन की सरकार में आया है। उन्होंने 3 बार सितंबर को क्या हुआ था? बहुमत की राजनीति 25 सितंबर को क्या हुआ था? बहुमत की राजनीति केंद्र में की। दिल्ली से आए आपके नेता गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए 21 पार्टियों ने कर रहे हैं, भाजपा को 21 पार्टियों ने हस्ताक्षर किए रखने काम कर रहे हैं। इससे अब राजनीति चलने वाली नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी देख रहे हैं। और ठहरिए, अरे सर, 21 पार्टियों के नेताओं ने सिग्नेचर करके प्रस्ताव पारित किया है। किस तरीके से होता है, कितने लोग इस सामने खड़े होते हैं, उसका इंतजार योगेंद्र गुप्ता जी, पहले योगेंद्र गुप्ता जी, मैं तो इस बात पर इसलिए नहीं आऊंगा सर, क्योंकि गठबंधन के जितने बड़े नेता थे वो कल बाकायदा विक्ट्री साइन करते हुए नजर आए थे। बीच में मोदी थे और उन्होंने बाकायदा सिग्नेचर करके प्रस्ताव पास किया कि हाँ हम इनको नेता चुनते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? वो पहले भारत संसदीय दल के नेता बने, वो उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो एनडीए के नेता बने। एनडीए के नेता को उन्होंने मीटिंग बुलाकर घबराहट में किया है, क्योंकि उनको अंदेशा है कि देर करने से उनके नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है भाजपा में। इसलिए उन्होंने संसद बनने से पहले अपने आप को एनडीए के नेता घोषित करने का प्रयास किया। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। योगेंद्र जी, आप सहमत हैं जो कह रहे हैं? दरअसल प्रदीप जी जो कह रहे हैं वो एक तकनीकी पक्ष वो रख रहे हैं यहाँ पर, और तकनीकी पक्ष ये कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने जाते हैं, फिर जो अलग अलग दल हैं वो सारे अपने अपने दल के नेता चुने जाते हैं। तकनीकी पक्ष को समझा गया है सर? ये तकनीकी पक्ष है, लेकिन इससे दूसरा पक्ष भी है विजेंद्र। दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें आप कुछ भी कह लें, वो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बना पाएंगे इसकी संभावना है नहीं। 21 पार्टियों ने तो हस्ताक्षर करके समर्थन दिया है ना। मैंने आपसे वही कहा ना, क्योंकि वोट दरअसल चेहरा वो था जनता के सामने, उन्हीं के नाम पर वोट मांगे। वोट कम आए ज्यादा आए, सीटें कम आई ज्यादा, एक अलग चीज है, लेकिन चूंकि चेहरा वो था तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो दल के नेता है वो हो, वो किसी और चेहरे पर फौरी तौर पे सहमत होंगे थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट बनाकर एक उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई, मीटिंग के अंदर उन्होंने साइन करा के घोषित कर दिया। और तकनीक रूप से सही है कि नहीं है ये आप कह सकते हैं। अपूर्वा सिंह जी की 240 सांसदों से क्या ये
हस्ताक्षर नहीं चाहिए थे? क्या एक बैठक के अंदर एक नाम का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए था जिसमें कहें कि भाई हमारी तरफ से आप है, बीजेपी की तरफ से, बाकी एनडीए में आप समर्थन ले लीजिए? देखिए हाँ, विजेंद्र जी, यही तकनीकी पक्ष है। बिल्कुल जी विजेंद्र जी, तकनीकी रूप से हो सकता है कि ये चीज़ें, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि वो अब इन्होंने किस तरीके से कैमोफ्लेज लिया था वो आपने इनको स्पष्ट कर दिया। इन्होंने बड़े तरीके से और तार्किक वे में यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी चाहिए कि साहब इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को जेब में रख रखा है। जो लोग जेब में रखते हैं सांसदों को, उन्हीं के मुंह और मुखारविंद से ये वक्तव्य निकलते हैं। हमारी पार्टी के अंदर आदरणीय मोदी जी के लिए उतना ही मान, सम्मान और आदर है। हमारे सारे ही सांसद जो है वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। हमने इस इलेक्शंस के अंदर हमने उन्हीं को पीएम प्रोजेक्ट करके वोट मांगे थे। ये योगेंद्र जी भी कह चुके हैं। चलिए मैं कि आगे साहब, बढ़ाता हूं दूसरा बात विषय को, इन्होंने आगे एक और बढ़ाता चीज हूं। कही। यहाँ इन्होंने आगे नहीं, मैं बढ़ाता हूं। प्रदीप जी की 2 बातों का और जवाब दूंगी। नहीं विजेंद्र जी, मैं दूंगी। इन्होंने ये भी बोला कि 9 तारीख को गठबंधन देख लेंगे कितना सामने आएगा। वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री आज आम आदमी पार्टी का तीसरे गठबंधन इन्हीं कार्यकाल की लोगों के शपथ साथ में लेंगे। था, वो भी तो सामने आ गया। वो भी तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। अपूर्वा जी, वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 शुरू हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या उससे पहले ये रवायत निभाई जाएगी कि सभी सांसदों से एक प्रस्ताव पास कराकर चेहरे को आगे किया जाए, या ये हो चुका है, इसको माने कि इस परंपरा को बहुत पीछे छोड़ दिया जाए, जो चेहरा था बस वो है, किसी की जरूरत नहीं कि हम पूछें? देखिए, हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक थ्योरेटिकल पक्ष होता है, एक प्रैक्टिकल पक्ष होता है। प्रैक्टिकली वी ऑल नो कि वही हमारे लीडर हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के नाम पर जनता ने अपना समर्थन दिया। जहां तक आप बात करते हैं कि सारी चीजें थ्योरेटिकली होनी चाहिए, तो वो जो कवायद है वो भी पूरी की जाएगी, उसके लिए भी आप सब आश्वस्त रहिए। तीसरी चीज ये है, इन्होंने एक और चीज कही, गठबंधन सरकार, इतना हम लोगों को ये लोग मर्सीफुली देख रहे हैं। अरे भाई, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, मोदी जी वहां पे जाके तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार, इन्होंने आजीवन गठबंधन की सरकार चलाते रहे, तब तक ये लोग एकदम ठीक थे। मगर आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी सिचुएशन, आजीवन तो ना कहिए मैम, नहीं, ठीक है, फिर भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने चलाई, ठीक है। तो गठबंधन ये करे तो सही, हम करें तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है, देश की सारी चीजें, सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, देश के सारे बिल खतरे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारी जिन भी पार्टी से प्री पोल अलायंस है, उन सब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। विजय जी, अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि जो 6 विभाग तेलुगु देशम ने मांगे हैं या नीतीश कुमार ने मांगे हैं, वो भाजपा के पास रहेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की डिमांड जो तेलुगु पार्टी ने की है, हम उनको वो नहीं देकर के उपाध्यक्ष का पद देंगे। किसने कहा है सर? ये मैं भी जानना चाहती हूँ। अभी बयान आया है, मैंने भी मीडिया में देखा है, उनके ये नेशनल बयान है। और सवाल ये है कि अगर उनकी डिमांड नहीं मान रहे, अगर उनका ये अगर ये मतभेद अभी से है, अगर ये मतभेद अभी से है, तो मेरा कहना है कि ये एक मिनट अपूर्वा जी, बहुत दूर की बात है, सहमति बनना जरूरी है। प्रदीप जी, देखिए, अरे सर सुनिए ना प्रदीप जी, बताइए, मुझे कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए जिसको आप सपोर्ट। मैंने आते भी चैनल पर ये खबर देखी है। सर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए ना। अभी रुक जाइए, मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। मैं इसका प्रमाण भी आपको दूंगा। लेकिन ये 6 डिपार्टमेंट के बारे में भाजपा की तरफ से खबर है कि ये 6 डिपार्टमेंट जो मांगे गए हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष का पद भी दिया जाएगा। तो सवाल ये है, ठीक है, आप प्रमाण दीजिए। ये मतभेद सामने आने के गठबंधन हुआ नहीं है, उससे पहले ये मतभेद सामने धरातल पर है। और अगर ये धरातल पर है तो नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के नायडू पहले भाजपा के पहले सहयोगी रहे हैं, जो इनको छोड़कर बाहर चले गए। तेलुगु देशम के अध्यक्ष नायडू को भाजपा ने जेल में डाला, उनके खिलाफ ईडी सीआईए का इस्तेमाल किया, उसमें जेल में डालकर, इसलिए वो जानते हैं नरेंद्र मोदी के व्यवहार को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं। इसलिए राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल गलत और राजनीतिक अंदर में है, इसलिए दोनों ने सिरे से मैं खारिज करती हूँ। और अगर है तो ये यहाँ पे लाके प्रूफ रख दें। जब इनके साथ जाएंगे, आप लाके प्रूफ रखिए प्रदीप जी, जब तक इनकी कहाँ का निवारण नहीं होगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी शुक्रिया, अपूर्वा जी शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। जिस कांग्रेस को कल तक मीडिया पर भरोसा नहीं था, जो कांग्रेस कल से मीडिया के लिए गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल कर रही थी, उनके प्रवक्ता आज मीडिया का ही हवाला देते हुए बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। शुक्रिया। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी